So shall we begin? Yeah. Okay. So hello everyone. Welcome you all to another session with Miss Ria, who is among with us today. She is All India rank 35 in UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2024. She is also currently serving in the forces. Or moreover, she's a lady, so I would request you all to be very polite in asking and any doubts that you have. Either you can ask by typing the question or if Ria ma'am says तो बीच में भी questions ले लेंगे. Session will be bilingual or today's discussion will be on the topic to how to deal with mental and societal pressures. एंड दिस सेशन इज मोर अबाउट कि जो फीमेल्स हैं उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ऑल द बॉयज विल आल्सो बी गेटिंग देयर आंसर्स आई एम श्योर. इसके साथ साथ आपके कुछ और भी डाउट्स हैं जो आप मैम से पूछना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन बाय टेकिंग ऑल द डाउट्स विच आर इन द चैट. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड लेट मी जस्ट हैंड ओवर द माइक टू रिया. सो कैन यू प्लीज एम आई ऑडिबल रिया? Yes, yes. Pratik, you are audible. Okay. So firstly, congratulations from the whole team of Uniform Calling. And we are very pleased to see that some of our female counterparts are also joining forces and securing such good ranks. So firstly, congratulations to you and your family. तो पहले तो आप रिया प्लीज इंट्रोड्यूस टू एवरीवन कि आपकी जर्नी क्या रही है एंड हाउ डिड यू नो अबाउट दिस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन. एक ब्रीफ में आप अपने बारे में बताइए प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं अपने फेलो एस्पिरेंट्स और जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी तरफ से गाइड कर पाऊँ. जैसे प्रतीक सर हैव इंट्रोड्यूस मी, माय नेम इज़ रिया एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 35 दिस ईयर, यूपीएससी CAPF AC 2024. If I talk about my background, then I have a very simple background. I have done my schooling from my home district itself, that is Sonipat, from Haryana state, and after that I have done my graduation from Delhi University, Jesus and Mary College. Post that I have done my masters from geography, and after that, as all of you know, that I was a tribal teacher, like a teacher in EMRS school. Most of you know that our government have taken the initiative, and the school named as Iklavya Model Residential Schools are run by the Ministry of Tribal Affairs. So I was a school lecturer there. So like I have seen a question. I don't know, like who have a doubt. The question was like whether I have this preference of the uniform forces earlier or whether I have took this later after my teaching job. So मैं आपको ये एक शॉर्ट समरी काइंड ऑफ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, सो सभी वहाँ पे मेरे फादर, माई ग्रैंड फादर, वो सब यूनिफॉर्म सर्विसेज में बिलोंग करते हैं. ठीक है, माई ग्रैंड फादर हैज़ ऑल्सो सर्व इन द आर्मी, माई फादर इज़ इन दिल्ली पुलिस. तो मेरा इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ शुरू से ही था. और अगर मैं बताऊं कि मैंने टीचिंग जॉब क्यों की, तो वो मैं ऑप्शन बी लेके चली थी. जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो वो जो मेरा कोर्स था वो इंटीग्रेटेड कोर्स था. तो जैसे ही मैंने अपनी मास्टर्स की, तो उसी टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे टीचर्स की जो वैकेंसी थी EMRS में. देन आई अप्लाइड देयर और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था. साथ के साथ मैंने अपनी CAPF वाली जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखा. इवन मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो 2022 में दिया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन, जिसमें मैं अपना प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाई थी. 2023 में आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एंड आई अपियर्ड इन द इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट तक मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन, एंड 2024 आई क्लियर्ड इट. सो ये 3 साल की जो जर्नी थी, इसमें अगर मैं बताऊं तो डेडिकेटेडली मेरा जो फोकस था वो था यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ. बीच में मैंने टीचिंग वाली जॉब जो है वो ज्वाइन की थी. सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी कि कैसे कैसे मैं टीचिंग जॉब से फिर मैंने यहाँ पे स्विच किया. इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. That's great to know कि you are preparing for the exam along with जो आपकी अभी service है which is also very demanding because it's in tribal area.
So, Ria, where exactly are you currently teaching? मतलब may I know कि which region of India are you currently? Pratik, like right now I am at my hometown only. I have Okay, resigned from that job uh, okay, uh, in the month of June, and okay. right now I am working with the cabinet secretariat as a deputy field officer. Great, great, great. That is where I was trying to get the conversation to, because I have studied a bit about your past, and we came to know कि you are currently in service. So, uh, firstly, like this session is more about to how to maintain mental health and how to be handling the societal pressure. तो जैसे आप तो सर्विस में काफी टाइम से आ गए हो, ठीक है, बट जो प्रिपरेशन फेज था सर्विस के पहले उसमें आपने कैसे मैनेज किया, और क्या सच में लड़कियों पे एडिशनल प्रेशर होता है या ये एक मिथ है, इसको आप बस्ट करना चाहेंगे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये एक मिथ है। इसमें आपने खुद भी सबने देखा होगा कि जो इसमें क्राइटेरिया है हमारा, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, तो ऐसा कोई अलग से गर्ल्स के लिए हर्डल नहीं है। वो हमारी सोसाइटी ने काइंड ऑफ एक प्रेशर बना के ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि वो लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम कह सकते हैं कि फिजिकल वाला जो पार्ट है वो हो सकता है डिफिकल्ट हो, क्योंकि मोस्टली लड़कियां फिजिकली एक्टिव नहीं रहती हैं, बीट रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग, एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, तो वो हम कह सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरा फिजिकल हुआ था 2023 अटेम्प्ट वाला और इवन 2024 अटेम्प्ट वाला, तो वहाँ पे जो रेशो थी, 100 मीटर जो इवेंट होता है अपना, आप सबको पता होगा, गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया होता है 18 सेकंड में हमें 100 मीटर करनी होती है। तो उस फर्स्ट इवेंट में ही ये लगा लो हमारा 27 लड़कियों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया था, तो उसमें से 15 गर्ल्स जो है 100 मीटर में ही वॉश आउट हो गई थी। तो दैट इज अ मेजर चंक, जिसकी वजह से जो लड़कियों का रेशियो है वो, खैर एक तो अप्लाई करती हैं वो भी कम है, और फिर फिजिकल जो है, लड़कियों ने रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए होते हैं। पर्सनली जो लड़कियां जिनका हुआ होगा मेरिट आउट, उनको भी पता है कि फिजिकल जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़कियों का जो है 100 मीटर इवेंट में निकल जाना और दूसरा लॉन्ग जंप में निकल जाना, तो ये एक मेजर हर्डल है। वो भी ऐसा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ी हर्डल है। अगर आप रेगुलरली रनिंग करते हो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रेगुलर कर रहे हो ना, तो आप 2 मंथ में भी अपना फिजिकल प्रिपेयर कर सकते हो बहुत इजीली। ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट, ग्रेट टू नो दैट। तो जैसे आपने बोला ना कि हाँ एक फिजिकल का हर्डल होता है, तो आपने ये इसके लिए स्पेसिफिकली क्या तैयारी की थी अलग से कि हाँ मैं इस फिजिकल को अपने बीच ऑब्स्टेकल ना बनने दूं, बिकॉज एज यू टोल्ड कि आपने एक और अटेम्प्ट में, इसके पहले वाले अटेम्प्ट में भी शायद क्लियर किया था फिजिकल्स, राइट? तो दो यस। बार बैक टू बैक फॉर अ फीमेल कैंडिडेट टू क्लियर फिजिकल्स इज नॉट अ जोक, आई मे, इफ आई मे से, बिकॉज मैंने देखा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेल्स ऑल्सो टू कंप्लीट 100 मीटर्स इन 16 सेकेंड्स, और 18 सेकेंड में गर्ल्स के लिए करना इज नॉट इजी। Similarly, for long jump also, I have seen many female candidates जो long jump में बाहर हो जाता। तो स्पेसिफिकली आपने फिजिकल्स की क्या प्रिपरेशन की थी, और आप बाकी गर्ल कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गर्ल्स कैंडिडेट को यही एडवाइस दूंगी, चाहे आपका फिजिकल है या नहीं है, आपको डेली बेसिस पे, चाहे आप हाफ एन आवर से ही क्यों ना शुरू करो, बट आपको डेली ये एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। आप इसको ये मान के चलो कि जो आप पढ़ाई को टाइम देते हो ना, ये उसी का ही पार्ट है। अगर आप अभी से ही डेली 30 मिनट, ठीक है, चाहे आप 15 मिनट से ही क्यों ना शुरू करो, पर आपको डेली एक अपने टाइम टेबल से ये स्लॉट निकालना पड़ेगा। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप डेली 30 मिनट भी दे रहे हो ना, तो फिजिकल के टाइम तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। आप शुरू कर सकते हो सिंपल वॉकिंग, ठीक है, फिर जॉगिंग कर सकते हो, धीरे धीरे आप रनिंग कर सकते हो। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बनेगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे मेरे फादर दिल्ली पुलिस से, तो उनको शुरू से ही रहता था, वो हमें बचपन से ऐसे रनिंग कराने ले जाते थे। और मैं जैसे हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे हर गांव में अखाड़ा वगैरह होते हैं, तो उनका ये रहता था कि चलो सुबह उठ के 5 बजे उठाया, दौड़ाते हुए लेके जाते थे, तो वो थोड़ा सा मेरा था। हालांकि जो मेरा 2024 वाला अटेम्प्ट था, वहाँ पे मुझे थोड़ा इशू हुआ था, क्योंकि मैं वर्किंग थी और मेरा स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल था। वहाँ पे मैं 5 बजे शाम को फ्री होती थी, फिर फटाफट चेंज वेंज करके फ्रेश अप होके रनिंग करने जाना होता था, ना वहाँ पे प्रॉपर फील्ड था। बट कंसिस्टेंसी जो थी, मैंने 2 महीने वहाँ पे, चाहे वहाँ ट्रैक नहीं था, एक 100 मीटर का ही ट्रैक था, वहाँ पे मैं रिपीटेडली बैक एंड फोर्थ वहीं रनिंग करती थी। तो ऐसे करके मैंने 2024 की अपनी प्रिपरेशन करी। अगर बात करें
इवेंट वाइज, जैसे 100 मीटर है, मैं ये मानती हूँ कि आप एकदम से जाके, जैसे आप चाहो कि आपने 10 दिन रनिंग की और आप उसको 18 सेकंड में कंप्लीट कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पहले टाइम मेजर नहीं करना है, आप पहले स्लो रनिंग करो, आप स्टेमिना बनाओ, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे, जब आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद आप टाइम मेजर करो। एक बार टाइम मेजर किया, फिर उसके बाद आपको अगर लग रहा है, जैसे मान लो सपोज आपने फर्स्ट टाइम टाइम मेजर किया, आपका 20 सेकंड आ रहा है, उसके बाद आपको 100 मीटर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, वो आप करो 10 डेज 15 डेज। फिर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो रेगुलरली, तो आपको 15 डेज के बाद आपको वो सेकंड आपकी डिक्रीज हुई हुई मिलेंगी फॉर श्योर। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। और इसके लिए ये भी है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि रिटर्न क्लियर होगा तब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगी या करूंगा, तो वो सबको पता है, फिर वो 2 महीने में 3 महीने में वो स्टेमिना नहीं बना सकते आप। और रही बात लॉन्ग जंप की, तो जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ 100 मीटर वाला, जिससे आपका टाइम रिड्यूस होगा, वो एक्सरसाइज आपको लॉन्ग जंप में भी हेल्प करेंगी। ये भी एक चीज़ जो मैंने देखी अपने दोनों अटेम्प्ट में, जो लड़कियाँ 100 मीटर इजीली कर रही थी, 800 मीटर वाले इवेंट को कम टाइम में कर रही थी, तो उनके पास स्टेमिना था। और दूसरा, लॉन्ग जंप में भी आपको, जब आप लॉन्ग जंप करते हो तो स्टार्टिंग में आपको एकदम से पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, तभी आप टेक ऑफ अच्छा ले पाते हो। टेक्निक होती है, प्लस साथ में आपको पूरा फोर्स लगा के भागना पड़ता है, तो वो भी आपका 100 मीटर के साथ इम्प्रूव होगा। तो ये सारे इवेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। इनिशिएट आप कर सकते हो सिंपल जॉगिंग से, धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, स्टेमिना साथ के साथ बढ़ी जाएगा। साथ में डाइट, डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए तो है ही, फिजिकल के लिए भी है। तो डाइट को साथ में मेंटेन करते हुए और डेली कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी अगर आप लेके चलोगे तो इजीली हो जाएगा। इतना कुछ नहीं है जितना बना रखा है कि हो जाते हैं फेल। और दूसरा, एक ओके। वेट का भी प्रॉब्लम होता है। एक और मैं हम्म। पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वेट का यस भी कई यस। लोगों को होता है कि ओवर वेट। तो उसका भी यही है, अगर आप अभी से शुरू करोगे तो अगले साल तक तो इजीली हो ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे लगते हैं जब उनको ये दिखता है ना रिटर्न क्लियर हो गया, अब हमारा पीएसटी है और फिर मेडिकल्स हैं, तो फिर तब लगते हैं, फिर वो 2-3 महीने में तो नहीं हो पाते हैं। तो इसका यही है एक सीधा सा क्राइटेरिया कि अभी से आप शुरू करो। ओके, ग्रेट एडवाइस। बट रिया, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ ये कुछ ट्रेट्स होते हैं कि हाँ आर यू मेडिकली एंड फिजिकली फिट, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो क्या आपने कोई गाइडेंस ली थी फॉर ट्रेनिंग, और या फिर आपके जैसे फादर ही हैं, फादर साहब ही हैं, ही इज ऑलरेडी सर्विंग, तो उनसे ही गाइडेंस मिलती थी? जैसे ये अभी भी कुछ कुछ ऐसी स्टोरी लिंक हुई कि ऐसा लगा दंगल मूवी है, बट तो क्या ऐसा कोई आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ी, या घर में वो गाइडेंस अवेलेबल थी? और जिनके पास गाइडेंस नहीं है वो क्या कर सकते हैं? जैसे मुझे क्या हुआ था कि 2023 वाले जो फिजिकल से, उससे पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं रनिंग करती थी तो मुझे जो है जल्दी जैसे सांस चढ़ जाते, सांस फूलना, वो वाली इशू होती थी। तो गांव में आपको पता है जो ये रेसलिंग वगैरह करते तो उनके पास देसी नुस्खे भी होते हैं। तो मुनक्का आपने सुना होगा, मुनक्का को रात भर आप सोख करके रखो, सुबह उसका पानी पियो, तो वो इसमें हेल्प करता है। एक मोरिंगा पाउडर होता है, वो इसमें हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ताऊजी हैं तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। बाकी रनिंग वगैरह का तो मैं कर लेती थी खुद से, पापा साथ में जाते थे, वो टाइम नोट कर लेते थे। तो यही था। ओके। लास्ट के डेज में मैं स्टेडियम चली जाती थी, वहाँ पे प्रॉपर ट्रैक होता है, तो वहाँ से आइडिया मिल जाता था। राइट राइट। तो जैसे किसी के पास अगर ये गाइडेंस अवेलेबल ना हो, क्योंकि पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, स्पेशली गर्ल्स, तो वो क्या करें? वो क्या यूट्यूब का सहारा लें, या कोई ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें? आपके हिसाब से क्या सही स्ट्रैटेजी होगी? ये प्रतीका, आप फिजिकल के लिए ही पूछ रहे हो ना? यस, फॉर फिजिकल्स। देखिए, मतलब इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं फिजिकल, जितना मैं आपको कह रही हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। आप सिंपल सा ये कर सकते हो, मोहित जैसे प्लीज, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे सॉरी हैं। टू इंटरप्ट, मोहित प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कुछ ऑडियो इशू आ रहा है। मोहित, मोहित, थैंक यू। यस, प्लीज कंटिन्यू। देखिए प्रतीक, जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे गांव में एक मिट्टी का ट्रैक था, ठीक है, सिंथेटिक ग्राउंड या प्रॉपर स्टेडियम नहीं है था।
तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली डेली जाऊँ स्टेडियम में जो यहाँ से 15 किलोमीटर था और मैं वहाँ प्रैक्टिस करूँ। आपके पास जो रिसोर्सेज है आप वहाँ पे करिए। जैसे मैंने अपने 2024 वाले अटेम्प्ट में मैं जहाँ स्कूल में पोस्टेड थी वहीं रनिंग कर रही थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो ठीक है, आप जा सकते हो, पर अगर नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैं बगैर मेंटोर के नहीं कर सकता। मैंने खुद पर्सनली किया है। पापा साथ जाते थे, बस उनका यही होता था कि वो टाइम नोट करते थे, बाकी तो मैं खुद करती थी। अब जैसे मेरे को स्पीड बढ़ानी है या स्टेमिना बूस्ट करना है, स्टेप्स अपने खोलने हैं, तो वो मैंने यूट्यूब से 1-2 वीडियोस देख ली, बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ वीडियोस हैं और वो मैं इम्प्लीमेंट करती थी। तो 1 महीने के बाद मतलब मुझे पर्सनली तो दिख गया था अपना इफेक्ट, क्योंकि 2024 की अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो मेरे पास हार्डली 1.5 मंथ था, तो 1.5 मंथ में मैंने अपना फिजिकल प्रिपेयर किया था। तो वो हो सकता ओके। है। और अगर बिल्कुल ही आप फ्रेश से शुरू कर रहे हो तो वो जैसे मैंने अभी बताया, अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हो। राइट, राइट। वैष्णवी का एक डाउट है, आई टेक इट अप। वैष्णवी इज आस्किंग कि गुड इवनिंग मैम, माय क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, हैव यू टेकन एनी कोचिंग? So, like this is a common question which most of the aspirants ask from the people who have cleared. तो आई वुड लाइक कि आप जो भी है कैंडिडली बताओ, ओपनली बताओ, सो दैट इट इज ऑब्वियस टू आवर ऑडियंस कि हाँ कोचिंग की सही में रिक्वायरमेंट है या आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो डिपेंड करता है कि हमारा एस्पिरेंट वो प्योरली सीएपीएफ डेडिकेटेड है या वो सीएससी वाला है। अगर वो सीएससी वाला है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट सीएससी वाले ही इधर आते हैं, तो अगर वो सीएससी वाला है तो उसने ऑफ कोर्स कोचिंग ली होगी, सिलेबस कर रखा होगा, तो वो ओवरलैप करता है सारा, उसी से कवर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम एक साइंस का सेक्शन होता है, आप सबको पता होगा साइंस के ये लगा के चलो 25 to 30 क्वेश्चन सिर्फ साइंस सेक्शन के आते हैं, जो आपकी कवर करती है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो, बाकी सारा आपका वही सीएससी से मैच करता है। दूसरा थोड़ा आपका रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो आपका लाइव रहेगा, जो सी सेट वाला सिलेबस होता है उसके साथ वो मैच करेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सीएपीएफ एग्जाम देते हैं। जैसे मेरे भी फ्रेंड थे जो एसएससी की उसमें थे और उन्होंने ये वाला एग्जाम दिया था, तो उनका मैथ्स और वो सब वहाँ से होता ही है स्ट्रॉन्ग। तो अगर बात करें सिलेबस कवरेज की, तो आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। अगर आप सिविल्स वाले हो तो आपका ऑलरेडी डन है, तो आपको बस वहाँ से शॉर्ट आउट करना है कि हमारा सीएपीएफ से रिलेटेड कौन सा होगा और हमें फिर उसी की मल्टीपल रिविजन करनी होगी। अगर बात करें कैटेगरी बी की, जो हार्डकोर सीएपीएफ एस्पिरेंट होते हैं, तो उनको सबसे पहले सिलेबस वही सिलेबस निकालना है और ये देखना है कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ें वो खुद से कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी का सबको पता है, मोस्ट फेमस जो है हमारी लक्ष्मीकांत, वहाँ से कवर हो जाती है। आपको क्या करना है, सिलेबस उठाओगे, उसका टॉपिक वहाँ से पढ़ोगे, साथ में आप पीवाईक्यूज को लेके बैठोगे। अगर आपको दिख रहा है कि वहाँ से पढ़ के वो हो रहे हैं कवर तो सफिशियंट है। किसी टॉपिक में डाउट आता है आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। देखो, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बगैर कोचिंग के आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपका ऐसा है पर्सनली कि आपको कोचिंग से ज़्यादा समझ आता है, जैसे कुछ बच्चों का होता है कि खुद से बुक पढ़ के उनको नहीं समझ आता है, कोई कोचिंग पे जाके वो सुनते हैं या पढ़ते हैं तो जल्दी गेन करते हैं, तो वो पर्सनल है उनका कि कोचिंग जाना है या खुद से करना है। बाकी खुद से यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, पॉलिटी के बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखा है, आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट आप वहाँ से पढ़ सकते हो। साइंस का मैंने आपको बताया, वो तो हम सब पढ़ के ही आए हैं 9th 10th में, वो कोई मेजर इशू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजी के 4-5 और चैप्टर्स होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं 11th 12th के, वो आप कवर कर सकते हो, वो भी यूट्यूब से इजीली हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें अपनी हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए आपको पता होगा थीम्स वाली जो एनसीईआरटी है अपनी, लाइन टू लाइन वहाँ से क्वेश्चन आते थे। हालांकि यूपीएससी का जैसे चेंजिंग नेचर है, जैसे हमारा 2024 में हुआ था सब कुछ एकदम से चेंज, वो तो हम कह नहीं सकते। बाकी जो स्टैंडर्ड हैं हमारे रिसोर्सेज तो वो यहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, वो आप कवर कर सकते हो। और करंट अफेयर होगा आपका, डिफेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपनी मैगजीन्स भी निकालते हैं, वहाँ से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें हमें करंट में ये लेके चलना है कि सिविल्स वाली जो करंट है और सीएपीएफ वाली करंट अफेयर है उसमें फ़र्क होता है। तो वो आप पीवाईक्यू देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे हमें बाउंड्री जो है ड्रॉ करनी है। अब बात राइट। करें कि कवरेज कैसे होगी, तो कवरेज का ये है कि ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, किसी बच्चे को एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे को एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट उठा के पढ़ना पसंद है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा उसकी पेस,
कि आप किस पेस पे पढ़ रहे हो। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप फटाफट खत्म कर लोगे। अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हो तो आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ोगे, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे। तो ये सब इंडिविजुअली डिफर करता है। ऐसे कोई हम बाउंड्री नहीं बना सकते कि 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ में आपको सिलेबस कवर करना है। तो वो आई थिंक ओके। पर्सनली ही डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन ये करूंगा कि जैसे जो रिया मैम ने बोला है दैट इज लाइक अ गॉस्पेल, मतलब वो एकदम सारे उन्होंने एस्पेक्ट्स कवर कर दिए। एक डाउट ये भी किसी ने पूछा है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी रिफर करनी है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। तो जैसे मैम ने बोला कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, देखिए वो एक स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जहां आप ऐसे टाइप कर दोगे यूट्यूब पे कि बुक्स टू रिफर फॉर सीएपीएफ या सीएसई प्रिपरेशन, बुक सारी सेम। बट नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन एंड द टाइप ऑफ ऑप्शंस विच यूपीएससी इज आस्किंग, गेम वहां पे हो जा रहा है। तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर द पीवाईक्यूज वेरी थरली, और उसके साथ साथ आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके मल्टीपल रिविजन्स आपको करने पड़ेंगे। कुछ होते हैं उन्हीं बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई कोचिंग के मटेरियल से, कोई अपने पर्सनल नोट्स से। तो वो आप कर सकते हो, बट सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस है वो कवर होने चाहिए। और पेपर 2 के लिए आई वुड लाइक टू टेल कि हमारा जो इनिशिएटिव है यूनिफॉर्म कॉलिंग सीएपीएफ, जिसका टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो देयर वील बी पुटिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आपको जब तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है एटलीस्ट तब तक we'll try to guide you all, and the mentorship starting in 6 to 7 days, so stay tuned for that. Okay, so now coming to the next question कि like जो जब आपको सक्सेस मिली, जब आपका रिजल्ट आया रिया, तो जो सोसाइटी का आउटलुक था वो कैसे चेंज हुआ आपके प्रति, या आपको पहले से ही जैसे लोग ट्रीट करते थे, क्योंकि यू हैव बीन अ अचीवर इन योर लाइफ, आपने टीचिंग लाइन भी ली है, आपने डीएफओ कॉल भी ली है, उसके अलावा यू हैव बीन अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। तो क्या सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है वो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए या फीमेल के लिए कुछ चेंज होता है आफ्टर सक्सेस, या इट इज कांस्टेंट? देखिए ये जो है बहुत वेरी करता है। जैसे मैं जब अपनी टीचिंग वाली जॉब छोड़ के आई तो मैक्सिमम लोग यही मुझे बोल रहे थे कि टीचिंग जॉब से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, तुमने टीचिंग जॉब क्यों छोड़ दी। जो सीएपीएफ जो है, और वैसे भी जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी सीआरपीएफ, तो वहाँ तुम क्यों जा रही हो, वहाँ तो बहुत हेक्टिक लाइफ होगी, फैमिली लाइफ नहीं होती है। तो एन नंबर्स ऑफ ये चीज़ें चलती हैं। अब दूसरी साइड ऐसे भी थे मेरे रिलेटिव्स और सोसाइटी में जो बहुत प्रेज कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, वो तो आपको मतलब अलग अलग वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो मैं कहूँगी कि मल्टीपल काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज थे। ओके। देखो तो पर देखो जैसे एक मैं आपका चीज़ कोई, ऐड कर, हाँ सॉरी श्योर श्योर सॉरी, श्योर, यस मैं यस। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये टोटली हमें हमारे खुद पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद है। सोसाइटी वाले आप कुछ अचीव कर लोगे तो भी आपको दोनों टाइप के कमेंट्स मिलेंगे, आप नहीं करोगे तो भी दोनों टाइप के कमेंट्स मिलेंगे। तो पर्सनली ये हमें खुद से डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। आप सोसाइटल प्रेशर को अगर मान के कि हाँ भाई सब ये कह रहे हैं कि ये वाली फोर्स अच्छी नहीं है, या ये जो भी अच्छी नहीं है, या सीएपीएफ अच्छी नहीं है, और हम फिर उस बेसिस पे जजमेंट ले लें या अपना डिसाइड कर लें कि ये नहीं करना है, तो आई थिंक वो अच्छा नहीं है। आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है कि क्या आप वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो, क्या आपको वो चीज़ें पसंद हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी उससे मैच करती है नहीं करती है। हमें सोसाइटल प्रेशर में आगे कुछ नहीं करना है। एट द एंड हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी। अगर हम अपनी खुशी से अपने इंटरेस्ट से हम कोई भी चीज़ करेंगे तो लास्ट में हम ही सेटिस्फाई होंगे। सोसाइटी को सेटिस्फाई करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आज तक किसी को मिला है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट यहाँ पे वो आपका जो फोर्स प्रेफरेंस है उसको भी मैं लाना चाहूंगा कि आपने फोर्स फोर्स प्रेफरेंस काफी अनकन्वेंशनल भरा भरा है, तो उसका रीजन क्या है? देखिए इसके पर्सनल रीज़न भी है और दूसरा प्रोफेशनल रीज़न भी है। प्रोफेशनल रीज़न ये कि मैंने उस एरिया में सर्व किया था, तो हमारा स्कूल से विज़िट होता था, विलेज विज़िट, जहाँ पे हम ट्राइबल पीपल से कांटेक्ट करते थे। तो अपना सीआरपीएफ जो है आपको पता ही है ट्राइबल एरियाज़ में पोस्टेड होती है, बीट इन छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी। तो वहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम और उन सब चीज़ों में तो वो मुझे हेल्प करेगा ही। दूसरा जो है, मैंने बताया था कि मुझे कोबरा कमांडो वाला जो करना था, तो वो भी था मेरे लिए एक अट्रैक्टिंग फैक्टर।
और पर्सनल रीज़न ये है कि मेरे जो पार्टनर है वो ऑलरेडी एसी हैं सीआरपीएफ में, तो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन द सीआरपीएफ एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। Oh, that's great to know and congratulations for that. तो काफी मतलब ये मोटिवेटिंग है कि फॉर अ फीमेल कैंडिडेट हु इज इन डबल डिजिट रैंक टू चूज सीआरपीएफ एज फर्स्ट प्रेफरेंस, और वही सोसाइटी की बातों में ना आके आपको क्या पसंद है आपने वो चूज किया। तो दिस शोज कि हाँ, एवरीवन कैन हैंडल दैट प्रेशर, बट योर मेंटालिटी मैटर्स, योर एटीट्यूड मैटर्स कि आप क्या चीज करना चाहते हैं लाइफ में। तो दैट्स वेरी एग्जैक्टली। लाइक मोटिवेटिंग. Some few questions which we received was कि like जो young girls हैं, especially young girls and young boys also, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या अभी जस्ट वो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, कई सारे ऐसे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं, आई एम श्योर आपको भी मैसेजेस आते होंगे, उनको क्या आप एडवाइस देना चाहोगे कि वो किस तरह से सीएपीएफ को एम कर सकते आपको देखिए ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप शुरुआत कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी से ही। जो आप कहीं से भी किसी से भी पूछोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, वो सब आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्या है। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, फॉर एग्जांपल हम 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाते हैं, तो उसको बनाया गया है 9th क्लास के बच्चे के हिसाब से। तो हमारे जो बेस हैं जो बनते हैं स्कूल में, तो अगर कहीं पे लूप होल्स हैं तो हम उन लूप होल्स को कवर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को 4-5 बार गो थ्रू कर लेते हो तो आपके बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर आप अब कोचिंग लेते हो या खुद से स्टैंडर्ड बुक पे जाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो वो अपनी एनसीईआरटी को कवर करो। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा। आपको गूगल से या फिर कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एनसीईआरटी बेस एमसीक्यूज भी डिज़ाइन करते हैं सॉरी। तो वो ले सकते हो या आप मार्केट से कोई बुक ले सकते हो और वहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। दूसरा, जैसे साइंस का अगर मैं आपको बताऊं, एस चांद करके बुक आती थी जब मैं 9th 10th में थी, हैं? तो यस. वो मेरी रखी हुई थी। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, हर चैप्टर में बीच में सेक्शंस बना के एमसीक्यूज होते हैं। तो आप वहाँ से उनको पढ़ो, एमसीक्यू साथ में प्रैक्टिस करो। ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हो। तो स्लोली स्लोली आपका बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, फाउंडेशन जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो जब आप स्टैंडर्ड बुक पे जाओगे तो आपको इजीली सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। Nice. We have a सॉरी few सर, इंटरप्ट questions. किया बीच में। Yes. Yes, Ajit, please speak. मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मैम आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपकी रैंक 35 आई लोगों से। देखो, मैं ऐसा अलग तो नहीं कहूँगी, सभी एस्पिरेंट वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वही सब सेम चीज़ करते हैं। प्रतीक सर भी आपको बताएंगे तो सिमिलर होगा। मुझे जो पर्सनली लगा कि 2023 और 2024 में, जैसे 2023 वाले अटेम्प्ट में अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो मेरे 2023 में 100 मार्क्स आए थे। इस वाले इंटरव्यू में मेरे 113 मार्क्स आए हैं। तो मुझे जो पर्सनली फील हुआ वो था एक तो कॉन्फिडेंस। अभी 2024 वाले अटेम्प्ट में वर्किंग थी, जॉब थी मेरे पास, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मतलब अगर नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन 2023 वाले अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा सा डर था मेरे अंदर, एक हेजिटेशन जो होता है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू बोर्ड आप फेस कर रहे हो, वो भी यूपीएससी इंटरव्यू, तो थोड़ा सा होता है, तो वो था मेरे अंदर। 2024 वाले इंटरव्यू में हुआ क्या था कि मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे जॉब के ऊपर चला था। वहाँ पे भी यही मुझसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप ऑलरेडी टीचर हो, टीचिंग की जॉब बहुत इजी होती है। मतलब उनको लग रहा था कि बहुत इजी होती है एज कंपेरिजन टू सीएपीएफ, तो उस पर पूरी बात चली। मैंने उनको लास्ट तक मतलब ये उनको श्योर करा दिया, उन्होंने खुद मुझसे ही बोला कि वहाँ से ज़्यादा इजी जॉब आपकी यहाँ होगी। तो मतलब मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप जो है, आपके इंटरव्यूअर जो हैं, जो आपका बोर्ड है, आप उनको सेटिस्फाई कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे, बस वो सेटिस्फेक्शन आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, जैसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हमें नहीं आ रहा तो मार्क्स शायद कम आएंगे। मैं पर्सनली बताती हूँ, जो मेरी बोर्ड मेंबर थी, जो चेयरमैन थी, उन्होंने रैंडम जाते ही ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं आता था। मैंने सिंपली सॉरी मैम करके बोला, मुझे लगा इंटरव्यू तो गया। पर बाद में आते आते जैसे ही मेरे जॉब से रिलेटेड, प्रेफरेंस से रिलेटेड चला, तो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू। तो 2023 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं आपको वहाँ से यही कहना चाहूँगी जो मैंने सीखा, कि एक तो आपको रहना है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, जो मस्ट है, ठीक है। नॉलेज
आपकी वहाँ टेस्ट हो ही नहीं रही है, आप ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई करके आए हो, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे ही नहीं। आपको कुल मिला के क्या है कि इंटरव्यू जो बोर्ड है ना, उनको मज़ा आना चाहिए आपसे बात करते हुए। कुल मिला के आपको यही है कि इस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट करो, मतलब खुल के, जो होता है ना, खुल के बातचीत करो, जैसे हम दोस्तों से कर रहे हैं वैसे बातचीत अगर आप लेके चलोगे, बगैर दिमाग में और कुछ चलाए, जितना वो पूछ रहे हैं उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना, बातें नहीं घुमानी, जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड आंसर देना, तो आपका इंटरव्यू ईजी जाएगा। तो इंटरव्यू में मुझे इससे बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस, और जो मैंने मतलब टैकल किया था क्वेश्चंस को जिस तरीके से, वैसे। अगर बात करें जो हमारा रिटर्न वाला था, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में मेरे जो है लास्ट ईयर और इस ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि 2024 वाले का तो लेवल ही अलग था, तो वो कुछ कह ही नहीं सकते। पेपर 2 की अगर मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर मेरे 76 मार्क्स थे और इस ईयर मेरे मार्क्स है 102। तो वो आपका डिपेंड करता है कि एक तो आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लो, मतलब आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लोगे ना, वही एक अचीवमेंट है। लास्ट ईयर मेरे जो 2 ऐसे थे वो हाफ हाफ छूट गए थे, अब की बार मैंने जो है पेपर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की। और साथ में जो ग्रामर वाला सेक्शन है, मैं कहूँगी ग्रामर वाला सेक्शन ऐसा है कि जो आपको मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है एरर के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आप PYQ उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में। तो आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है और PYQ प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ से आपके वो वाले मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बाकी जो आपकी ऐसे रिपोर्ट PC है उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपनी ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके जाओ, बाकी तो फिर वही है कि वहाँ जाके ही पता चलता है कौन सा टॉपिक आया कौन सा नहीं आया, वो तो सबकी फिर इक्वली होती है जो प्रिपरेशन होती है। तो आप ये कर सकते हो कि प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है पेपर 1 की। लास्ट टाइम जो होता है ना, जब एग्ज़ाम आने को होता है तो उस टाइम पे आपको PYQs करने हैं, दबा के PYQ करने हैं। उसके साथ जब आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे होगे, ऐसा नहीं करना है कि आप पहले ही सोचो सिलेबस कर लें फिर बाद में बैठ के हम टेस्ट सीरीज लगाएं या MCQs करें। एक टॉपिक किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, दूसरा टॉपिक किया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वीकेंड पे पूरा आपने जो पूरा वीक में पढ़ा उसको रिवाइज किया, फिर मंथ एंड पे पूरा मंथ का रिवाइज किया। तो ऐसे करते हुए आपको चलना है, तो ऑटोमेटिक आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। कोई डाउट ही नहीं है कि मार्क्स नहीं आए, अगर आप मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आप ऐसे वर्क करते हुए चलोगे। विद इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा वो है कि PYQ की प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, ओ, और जो पेपर 2 के लिए आपकी रिटर्न प्रैक्टिस। ऐसे हुआ, PC हुआ, और क्या होता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग हुई, रिपोर्ट तो वो राइटिंग, आपको डेली आर्ग्यूमेंट्स। प्रैक्टिस करनी है। हाँ, आई थिंक अजीत यू वुड हैव गॉट कि अलग एक्चुअली कुछ नहीं करना है। ठीक है, अलग करने से कुछ नया नहीं अचीव होता है, बस जो भी चीज आप कर रहे हो उसके अंदर और रिफाइनमेंट लानी है कि वो और एक्यूरेट हो जाए। जैसे मैम का स्कोर आपने देखा, इंटरव्यू में बूस्ट हुआ, पेपर 2 में इतना बड़ा बूस्ट मिला। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग चीज लिख दी होगी, बट वो जो 1 साल की और साइकिल में उन्होंने प्रिपरेशन की, अपनी कमियों को देखा, उससे उन्होंने इम्प्रूव किया कि हाँ मेरी कमियां कहाँ रह गई हैं। जैसे ग्रामर सेक्शन उनका वीक था तो शी वर्कड अपॉन इट। वैसे ही उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने कोशिश किया कि हाँ वो ज्यादा एक ही डायरेक्शन में ना जाए। तो आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन ऑल्सो कि कैन यू ब्रीफ अबाउट योर पर्सनालिटी टेस्ट, लाइक विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड एंड ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स। सौमिता सिन्हा। सो आई थिंक सो, इसको प्लीज शॉर्ट में आप बताना, बिकॉज पूरा अगर इंटरव्यू डिस्क्राइब होने लग जाए तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट यस, ड्रेस कोड क्या होता है और कुछ ऐसे मिथ्स कि हाँ ऐसे घुसना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, कुछ एक दो सवाल जो इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने आपको अपना इंटरव्यू का थोड़ा सा चंक आपको बताया। मेजरली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा इंटरव्यू मेरी जॉब के बेस पे ही चला था। ऐसा कुछ गर्ल स्पेसिफिक उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। और एक SRT पूछी जाती है, जैसा आप सबको पता है कि आप अपने कंपनी कमांडर हो, एम्बुस लगा के कोई बैठा है तो आप कैसे मतलब उसको लेके जाओगे, अपनी कंपनी को कैसे लेके जाओगे, आपको कोई रिपोर्ट मिलती है कि लास्ट है। मुझसे यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस रूट से आप जा रहे हो वहाँ पे IED ब्लास्ट जो है वो लगे हुए हैं, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो वो एक आपको मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो बहुत n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आप प्रीवियस ईयर वाले भी देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। एक होता है टेलीग्राम पे चैनल जहाँ पे हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट डालते हैं इंटरव्यू में जो जो पूछा हम्म। जाता है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे गर्ल स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन मुझसे तो पर्सनली नहीं पूछा गया था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो करते हैं कि भाई गर्ल कैंडिडेट है तो उससे हम कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछें, ऐसा नहीं है राइट। कुछ।
तो ड्रेस कोड के बारे में आप क्या बताओगे? आप क्या, जैसे कुछ लोग साड़ी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कोट प्रेफर करते हैं, आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए ड्रेस कोड? मेरे अकॉर्डिंग तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको वो कैरी करना चाहिए। मैं साड़ी में इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो दैट्स वाई मैंने सूट लिया था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वियर करके जा सकते हो। इसमें कोई ओके। बिग डील नहीं है। मेन जो लेके जाना है वो कॉन्फिडेंस है, चाहे आप साड़ी में जाओ या पैंट शर्ट किसी में यस, भी जाओ। यस, यस। ओके। एंड मोहित इज आस्किंग, मोहित के एक्चुअली दो तीन डाउट्स हैं। उसमें कुछ तो डाउट्स नहीं, एक्चुअली ही इज आस्किंग कि जैसे ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली आपने क्या सोर्स रिफर किया था, बिकॉज ही इज टेकिंग नेम ऑफ माजिद हुसैन और जो भी बेसिक ज्योग्राफी की बुक्स हैं, तो आप क्या, आपने इसमें से कुछ रिफर किया था? आपने कैसे ज्योग्राफी प्रिपेयर किया था? देखिए, माजिद हुसैन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखे होंगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटीज़ कवर कर लेंगी। ठीक है, मेरा क्या था, मैंने मास्टर्स कर रखी थी ज्योग्राफी से, तो वो मेरे पास अपर हैंड था। मैं स्कूल में भी, जैसे स्कूल लेक्चरर थी तो 11th-12th मेरे पास क्लासेस थी, तो वहाँ पे भी मैं ज्योग्राफी टीच करती थी। तो वहाँ से मेरी ज्योग्राफी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। और आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वही अपनी एनसीईआरटी, अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो वो जो आपके नोट्स होंगे उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो उस पर भरोसा रखो, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और एमसीक्यूज करो। खुद के इन नोट्स है तो उनको यस। रिवाइज करो। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि मोहित की माजिद हुसैन इज अ बिट आउटडेटेड अकॉर्डिंग टू मी। उसमें जो भी फैक्ट्स और डेटा दे रखा है, जो भी कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा दिनों से रिवाइज नहीं किया गया है, और वो बहुत बल्कि भी है। उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो मेरे हिसाब से काफी पुअर है। तो आप एनसीईआरटीज पे अच्छा कमांड रखो, और कोई भी ऐसे पीवाईक्यूज या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, जैसे घटना चक्र वगैरह आता है। साथ ही साथ पीवाईक्यूज तो मैम जैसे बार बार इम्फेसाइज कर रही है कि हाँ, यू हैव टू सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स, गो थ्रू इट। आई थिंक ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट जो आपको स्कोरिंग है, बट हाँ, रिसेंट टाइम में बोथ इन सिविल सर्विसेज एज वेल एज सीएपीएफ, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग आ रहे हैं। तो उसको आपके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे होंगे, यू कैन सेल थ्रू इट। मरकरी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। यस मरकरी, यू कैन आस्क। अ, सबसे पहले सर मेरा एक डाउट था करंट अफेयर और हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में सर मैंने स्पेक्ट्रम कर रखा है, बट सर सीएपीएस में जब हम करते हैं तो हमें बोला जाता है कि सर वो थीम्स का बुक पढ़ने के लिए। तो अब मुझे सर थीम्स पढ़ना चाहिए क्या, रिया, वुड यू लाइक टू क्लास आंसर? 12th क्या वाली? क्या सही तरीका है? मैंने पर्सनली जो है स्पेक्ट्रम पढ़ रखी थी, बट मैंने थीम्स को भी कवर किया था और उसने मुझे हेल्प भी किया था। 2023 के जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उठा के, तो लाइन टू लाइन वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसने हेल्प किया था। तो ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप उसको कवर कर लोगे तो बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो अगर टाइम है तो कवर कर लेनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्पेक्ट्रम। राइट, राइट। तो ऐसा ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक कि मतलब सिर्फ स्पेक्ट्रम कवर करने से पीछे रह जाओगे, या सिर्फ थीम्स करने से। बहुत लोग तमिलनाडु की जो बुक्स आती हैं, तमिलनाडु बोर्ड की, उसको का पढ़ते हैं। कुछ लोग अलग अलग नोट्स फॉलो करते हैं, जैसे मार्केट में प्रतीक नायक सर के नोट्स हैं, राहुल सेंगर सर के नोट्स हैं। अलग अलग वो हैं, कौन मतलब अलग अलग सोर्सेज हैं। आप एक सोर्स पे स्टिक करो और देखो उससे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये मेरे साथ भी गलती हुई थी एक्चुअली, कि मैंने पहले जो सोर्स रिफर किया था, इट वाज अ बिट लाइक ऑफ द ट्रैक जो यूपीएससी फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। और क्या सवाल आया, एक बार चेक कर लेते हैं। somebody is asking कि घटना चक्र इज फॉर यूपी पीसीएस, नहीं, इट्स अ क्वेश्चन बैंक। उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे देश के जितने बड़े स्टेट पीसीएस होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस का आपको मिल जाएगा। उसको आप सॉल्व करो। सो रिया, एक क्वेश्चन है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट? एक ये सवाल काफी कॉमन है। देखिए, आंसर राइटिंग का ऐसे है कि हम कोई भी चीज़ राइट कब कर पाएंगे, जब हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड या जो भी हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड नॉलेज होगी। ठीक है, नॉलेज कहाँ से आएगी, जब हम उसको पढ़ेंगे और हमारे माइंड में वो रिटेन होगी, तभी तो हम लिख पाएंगे पेपर पे, जब वो माइंड में कुछ रिटेन होगा। तो पहले आप सिलेबस कवर कर लीजिए। ठीक है,
आप ये कर सकते हो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कि जो आपने पढ़ा उसको आप लिखो। पढ़ लिया बुक और अपने नोट्स को साइड में रखो और उसको आप लिखो, तो वहाँ से आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। और जब आपका सिलेबस कवर हो जाए तो फिर तो आप अपने प्रॉपर आप मॉक दे सकते हो। आप शुरू कर सकते हो छोटे छोटे पोर्शन के साथ, जैसे आपने ऐसे राइटिंग किया तो टाइमर सेट किया एक ऐसे के लिए और ऐसे लिखा, तो आप ऐसे पहले पार्ट्स में करो फिर आप फुल मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हो। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है। कोई बच्चा कंफर्टेबल होता है कि 2-3 टॉपिक पढ़े और उस पर प्रैक्टिस कर ली, कुछ होता है कि पहले सिलेबस कवर करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है तो जो आप पढ़ रहे हो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कॉन्फिडेंस है तो पहले सिलेबस कवर कर लीजिए फिर आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, कुछ और डाउट्स आए हैं जिसमें पूछा गया है कि ये प्रतीक से, ये अरविंद कुमार कह रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्ट वाला है वो आप एक बार पिन कर देना, वहाँ पे ठीक है, लिंक श्योर, डाल मैं देना। एक्चुअली मैं यस यस श्योर श्योर आई विल डू दैट। लेकिन मैं अभी ये बस एक वो देना चाहूंगा, मतलब पॉइंटर देना चाहूंगा कि अभी आपका फिजिकल और मेडिकल है नेक्स्ट स्टेप। अभी हम्म। से इंटरव्यू की प्रिपरेशन सोच के अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब आप उस फेज में पहुंचेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं वो सारे रिसोर्सेज या मैम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग उसके लिए वो रहो, निश्चिंत रहो। अभी से ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना और यूट्यूब पे मॉक वीडियोस देखना मॉक इंटरव्यूज के, ये सब टाइम वेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। शौक है तो वो अलग बात है, फिर आप देख लो, मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट बेनिफिशियल नाउ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। बहुत सारे लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन के ट्रांसक्रिप्ट्स आपको मिलेंगे, अगले साल तक ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अभी क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो अगले साल तक चेंज हो जाएगी। तो इट इज वेरी लाइक नॉट कांस्टेंट कि आपको वही ट्रांसक्रिप्ट आगे फायदा करेंगे। करंट अफेयर के लिए पूछा है एक डाउट है, और दूसरा पूछा है डाउट की बेस्ट सर्विस फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। तो इसको आप एड्रेस करो प्लीज। देखिए अब इसमें भी वही है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी सर्विस ज़्यादा सूट करेगी। वही आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है उसको आप मैच करके देखिए कि किस सर्विस में आपको क्या एक्सपोजर मिल रहा है। आपको ज़्यादा सिटी लाइफ चाहिए, ठीक है, फैमिली लाइफ, जैसे सब कहते हैं कि CISF में फैमिली लाइफ, फैमिली और जो है जॉब का रेशो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको ज़्यादा सिटीज़ में ही रहना पसंद है, ट्राइबल एरिया में रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में नहीं है, तो वो CISF है ऑफकोर्स। अगर आपको चाहिए बिल्कुल हार्ड कोर आर्मी जैसी ट्रेनिंग तो देन यू कैन गो फॉर CRPF BSF। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी फोर्सेस में वैसी नहीं है, बट एज कंपेरिजन टू दैट वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ा जाता है। तो वो आपका पर्सनली डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल चाहिए, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या आपकी मतलब जो पर्सनैलिटी है वो उस फोर्स के साथ अलाइन कर रही है, जिसके साथ अलाइन कर रही है आप जा सकते हो। ITBP का जैसे आपको पता है उनका डोमेन क्या है, माउंटेन एरिया में है, ऐसा नहीं है कि प्लेन एरिया में नहीं है, वहाँ भी पोस्टेड होती हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हिली एरिया में रहना होगा जहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आप ITBP के लिए जाइए। आपको बॉर्डर फोर्स में जाना है, BSF के लिए आप जा सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप हर एक कोर्स के बारे में पढ़िए, ठीक है, और उनका क्या मैंडेट है, क्या कैसे वो काम करते हैं, फिर उस बेसिस पे जो आपको पसंद है तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो। ओके, इनफैक्ट अभी हमारा पर सेशन नेक्स्ट वीक भी शेड्यूल्ड है, कि जिसके अंदर हम लोग फोर्स प्रेफरेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वन ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट जो भी बने हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस BSF है। तो रिया मैम से आपने समझ लिया कि कैसे, मतलब CRPF उन्होंने चूज किया, अभी BSF का ही बता देंगे, CISF के तो हम लोग हैं ही। तो फोर्स प्रेफरेंस शुडंट बी योर हेडेक, आप अपना एप्टीट्यूड देखो। ओके, सो नाउ कमिंग टू वन फ्यू फाइनल क्वेश्चंस, आई थिंक यू आर आल्सो गेटिंग लेट और सेशन काफी लंबा हो रहा है। तो देखो, सब्जेक्ट वाइज जैसे जो डाउट्स है ना कि हाँ इसके लिए क्या सोर्स है, इसके लिए क्या सोर्स आपने रिफर किया, उसके लिए आई लास्ट रिया मैम टू टाइप अ मैसेज कि हाँ उनकी क्या क्या बुक लिस्ट थी, क्या क्या कंटेंट था। आई शेयर इट इन द ग्रुप, या मैम का कोई ऐसा चैनल हो तो शी कैन ऑल्सो टेल। ठीक है, तो फाइनल फ्यू क्वेश्चंस कि जैसे एक जैसे हमारा जो टॉपिक था आज का कि हाँ सोसाइटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, तो कोई ऐसा एक पॉइंट आया हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब आपको ये सच में प्रेशर फील हुआ हो कि हाँ मतलब अब मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है या आई नीड सम हेल्प, और फिर उस समय आपके लिए वो सेवियर कौन था, बजरंग बली कौन था?
जैसे सभी एस्पिरेंट की लाइफ में होता है, हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सब यही चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में हमें रिजल्ट मिले। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी जर्नी शुरू की थी। तो हुआ ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। और मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो कोई भी हो, जितनी जल्दी हो आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो। तो मेरा भी ये था कि मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला, और उसके अलावा वायरलेस ऑपरेटर, मैंने केवीएस का टीचिंग वाला भी दिया था। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स मेरे ऐसे थे कि मैं 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स ऐसे में मेरिट आउट होती हुई जा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर इतना प्रेशर बन चुका था, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उन सब की भी जॉब लग रही थी। तो एक वो वाला जो प्रेशर होता है ना, कि आपके जो साथ में जो फ्रेंड्स थे, आप देख रहे हो कि उन सब की जॉब लग चुकी है, आप पीछे रह गए हो, तो वो जो प्रेशर है आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और उसको कैसे सस्टेन करें, उसका यही है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। मैंने शुरू में क्या गलतियाँ की थी कि मैं क्या करती थी जल्दी जॉब लेने के लिए, ये अभी वैकेंसी आई है, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से, तो मुझे पता चला सीएपीएफ का ऐसे, तो वो वाला एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैंने अपनी मेन जो प्रिपरेशन थी उसको छोड़ के इधर फोकस कर दिया। फिर बीच में मेरा वो दिल्ली पुलिस वाले आए, तो उसको छोड़ के मैं उसके पीछे चली गई। तो हमें ये नहीं करना है, हमें एक तो अपना माइंड क्लियर रखना है कि हमें करना क्या है, उससे आपका टाइम बचेगा। जो गलती मैंने की वो नहीं हो पाएगी कि हम मल्टीपल टाइम्स लगे हुए हैं। अपना एक गोल सेट करो, गोल सेट करके उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, कैसे करना है, स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर स्टिक रहो। आपको आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों से, बहुत लोगों से कहने को मिलेगा कि इतना टाइम हो गया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बट अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप पढ़ाई करते हुए पता चल जाता है जब हम मॉक्स वगैरह देते हैं, तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरे की सुन के आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं इधर उधर करना है। दूसरा ये कहता है, आपका कोई फ्रेंड कहता है, कोई फैमिली मेम्बर कहता है कि ये वाली वैकेंसी निकली है, जल्दी जॉब मिल जाएगी, कर लीजिए, तो वो नहीं करना है। मैंने जैसे 1 साल अपना ऐसे वेस्ट किया था, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। जॉब तो आपको आज नहीं तो कल पक्का मिल ही जाएगी, ठीक है, वो सबको मिल जाएगी। पर जो आपको करना है, पहले आपको उसी के लिए ही पूरा फोकस करना है और उसी पे ही काम करना है, क्योंकि एक बार वो टाइम चला गया तो फिर वही है कि फिर वो सिर्फ पछताना रह जाता है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही कहना चाहूँगी कि अपना गोल फिक्स रखिए। सोसाइटी में, फ्रेंड में, फैमिली में, मतलब एक्स वाई जेड आपको कोई कुछ भी बोले, आपको डगमगाना नहीं है। अपने वहाँ पे रिजिड रहिए, प्रिपरेशन करिए पूरे डेडिकेशन के साथ। अप एंड डाउन तो देखो प्रिपरेशन में सबके साथ आते हैं, प्रतीक सर के भी आए होंगे, बाकी जो जो क्लियर कर चुके हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, जितने भी हैं, ए टू जेड सबकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि केक वॉक था किया और हो गया। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। तो बस आपको इतना है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके लिए वही है, देखो सबसे बेस्ट होता है, पढ़ पढ़ के भी इंसान थक जाता है, तो आपको एक फिजिकल एक्टिविटी डालनी चाहिए। वो आपको फिजिकल में भी हेल्प करेगी और वैसे तो करेगी ही हेल्प, मेंटली भी आप बहुत फ्रेश फील करोगे। योगा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प तो करेगी। तो इस तरीके से आपको हैवी नहीं होने देना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, तो बाकी सब बढ़िया होगा। ग्रेट ग्रेट। सो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं रिया, वो रिया मैम जो मतलब स्पेसिफिक हैं कि जैसे इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे करें। तो जैसे आपसे किसी को कनेक्ट करना हो, कोई डाउट पूछना हो, तो उसके लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो जहाँ पे आपसे कनेक्ट किया जा सके? इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, वैसे मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती हूँ, जैसे आपको पता है ओके। कैब का रूल है, तो इतना मैं या सोशली एक्टिव नहीं रहती हूँ। तो राइट या तो वो राइट। आपको पर्सनली कर देंगे मैसेज, श्योर हो सके श्योर। तो आप उनको आंसर दे दीजिएगा, मैं या कुछ कन्वे कर स्पेसिफिक दूंगा। ऐसे हो, हाँ कुछ ऐसे हो कि वो मैं ही आंसर कर पाऊँ, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना। श्योर श्योर। मैं ग्रुप में एक काम करूंगा कि मैं मैसेज डाल दूंगा कि किसी को कोई भी डाउट जो हो, और उसके साथ साथ जो भी आपने बुक लिस्ट फॉलो किया आप प्लीज एक बार लिख देना जब भी आपको टाइम हो, सो दैट आई कैन पुट इट इन द ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म कॉलिंग। सो द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे कम्स फ्रॉम अजय। ही इज आस्किंग कि व्हाट फाइनल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू गर्ल्स हु आर एस्पिरेंट्स, जो अपने कैपेबिलिटीज को डाउट करती हैं या थिंक करती हैं कि हाँ मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और ये तो शायद जेंडर न्यूट्रल क्वेश्चन है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी बॉयज आल्सो से फेसिंग द सेम इशू। तो वन फाइनल एडवाइस, फाइनल पीस ऑफ वर्ड।
देखो, सबसे पहली बात कि कभी भी खुद पे डाउट नहीं करना है। अगर आप ही खुद पे डाउट कर लोगे तो फिर सोसाइटी क्या, जो कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, फिर तो आप उसी से ही इन्फ्लुएंस होते चले जाओगे। तो कभी भी खुद की कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना है। आपने जो डिसाइड कर लिया, जो ठान लिया, वो करना है। ठीक है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको अपना बेस्ट देना है। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप अपना बेस्ट दोगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। थोड़ा लेट सही, पर वो जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और वही है कि अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, इधर उधर मत, मतलब सोर्सेज के पीछे मत भागो, फिक्स सोर्सेज पे रहो और रिवीजन करो। और मतलब वही है कि ज़्यादा किसी की बातों में आना नहीं है, खुद पे अपना भरोसा रखना है। मेंटोर है, वहाँ से आप अपनी हेल्प ले सकते हो। और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। राइट। मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैम आपने PYQs कहाँ से किया था? पीवाईक्यूज की क्या है, जितनी बुक्स आती हैं बहुत सारी, जो पीवाईक्यू की कंपाइलेशन आपको देती है। मैंने जो पीवाईक्यू किए थे, मैंने सीडीएस के भी किए थे। मैंने जैसे सीडीएस के भी अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो वो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि सीएपीएफ में भी काइंड ऑफ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैच होते हैं। तो आप सीडीएस के क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली साइंस वाला जो पार्ट है, वो वाले आप कर सकते हो प्रैक्टिस। तो सीडीएस, सीएससी, सीएपीएफ, इनकी बुक आती है। कोई भी पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी जो कंपाइल करके देते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट वाइज ही लेना, ईयर वाइज मत लेना, सब्जेक्ट वाइज लेना, वो बेनिफिशियल होगी। सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज अलग से आती है कंपाइलेशन। तो आप किसी भी बुक स्टोर पे जाओगे तो मिल जाएगी आपको इजीली। Okay. So I think so that is all for today, guys. And I would like to thank Ria ma'am for taking out time for from her busy schedule. We all know she is in service, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है और बहुत सारे constraints भी रहते हैं, network issue रहता है. But still, she was very supportive. हमने उनको जब भी approach किया, she was readily available कि एक भी person का अगर doubt clear हो जाए, then she'll be more than happy. एंड यू ऑल्सो नो कि हाँ वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस, ताकि हमको जो सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाया, हम आप सबको प्रोवाइड कर पाए। और जो भी डाउट्स रह गए हैं, आई विल कन्वे इट टू रिया मैम। और आप प्लीज मुझे डीएम कर देना, या बाकी जो भी मेंटर्स हैं हमारे ग्रुप के यूनिफॉर्म कॉलिंग के, उसमें कर देना। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसके अंदर वो लगन है, जज्बा है, वो हमेशा एक्सेल करेगा ही करेगा। और सोसाइटल और मेंटल प्रेशर तो सारे कैंडिडेट्स को हो रहा है, आप अकेले नहीं हो, यूनिक नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ टफ यू आर। On that note, I would like to thank everyone for joining in today's session. This session is also available on YouTube, on the our official YouTube channel of Uniform Calling CAPF. Link for joining the Telegram group is in the description. आपको कोई और doubts हो तो आप please comment करना. We'll try to resolve them. Thank you very much. Thank you, Rian. Thank you.